दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या खतरे में है? इस बात के कयास इसीलिए तेज हो गए हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक ताज़ा बयान दिया है। कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी है? क्या भारत की राष्ट्रीय राजधानी पर पूरी तरह से बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है? आम आदमी पार्टी के पास अब आगे विकल्प क्या हैं? क्या जेल से सरकार चलाने के लिए भारत का कानून अनुमति देता है? और इसके अलावा भी लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता के सामने ये जो प्रशासनिक दुविधाएं हैं, इसके क्या मायने, इसका क्या जो है नतीजा निकल कर सामने आ सकता है। करेंगे इन सभी सवालों को विस्तार से विश्लेषण। लेकिन आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की सरकार खतरे में है? वीके सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल, उनका बयान, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? और सवाल और भी हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में आज अपने बहस के दौरान हम रखें और इन्हीं सवालों को समझने की हम कोशिश आगे बढ़ाएं। ये सवाल क्या है? इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। जेल से आदेश भेजने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मामला दर्ज हुआ है। केंद्र के इस आदेश के क्या मायने हम समझें, निकाले जाने चाहिए। इस मामले में उपराज्यपाल के बयान का क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के पास क्या विकल्प मौजूद है? जिस तरह से सुनीता केजरीवाल वीडियो संदेश में सामने आ रही हैं, क्या इशारा है कि अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल ले सकती हैं? या फिर आतिशी का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, क्या उनको जो है कार्यभार सौंपा जा सकता है? दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री बयान दे रहे हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। आइए इन्हीं सब सवालों को समझते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं नवीन गौर, और बीजेपी से प्रवक्ता है अश्विनी शाही जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। शुरुआत नवीन जी आपसे करना चाहूंगी मैं। दूसरा संदेश, दूसरा आदेश जेल से सीएम ने भेजा है, जिसे सुनीता केजरीवाल ने जनता के सामने रखा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे कैसे चलेगा? और अब तो एलजी का जो स्टेटमेंट आया है, इसके बाद आप किस तरह से विकल्प तलाश रही है या अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री के पद से केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए एक झूठी और राजनीतिक साजिश रची। उस राजनीतिक साजिश में ईडी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली के बेटे भी हैं, दिल्ली के भाई भी हैं, और कितनी भावनात्मक बात भी है और कितनी संवेदनशील बात भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल में बैठकर भी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं। उनको आज भी चिंता है कि दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली निःशुल्क मिले, पीने का अच्छा पानी मिले। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली के लोगों से किसी प्रकार से ये सुविधाएं छीनी जा सके, किसी प्रकार से वहां पर त्राहिमाम मचाया जा सके, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जा सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, पर उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जितने खतरनाक भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, उससे ज्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए जेल के अंदर रहकर हैं। और आम आदमी पार्टी कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के अनुसार, लोकतंत्र की सीमाओं के अंदर जाकर जिस प्रकार से भी दिल्ली की सरकार को चलाया जा सकेगा, उस प्रकार से सरकार को चलाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को का इस्तीफा मांग लिया जाए, किसी प्रकार से उनको सीएम पद से। उनकी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, उनकी समस्या शराब घोटाला भी नहीं है, और शराब घोटाला दरअसल है ही नहीं। शराब घोटाले का जो असली स्टिंग पिंग और सरगना, जिसको हाई कोर्ट कह रहे थे शरद चंद्र यादव, जिनको इन्होंने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर
जमानत भी दी गई ईडी की तरफ से उनको कमर दर्द के नाम पर, और उनको सरकारी गवाह भी बना लिया गया। तो जो साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, वो साजिश कभी कामयाब होने वाली नहीं है। जी, हिंदुस्तान की जनता भी और दिल्ली की जनता भी अश्विनी जी सारी से चीजें समझ लेते हैं। रही जी है। अश्विनी जी, आम आदमी पार्टी का ये जो रुख बरकरार है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से ही सरकार चलाएंगे, उपराज्यपाल के इस स्टेटमेंट पर आपकी टिप्पणी, बीजेपी की टिप्पणी? कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इसको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना। ये थे महामानव, देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री और महामहिम अरविंद केजरीवाल जी, जो कहा करते थे कि जो भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, जाना पड़ेगा जेल। और उसके पहले क्या कहा करते थे? जी, सोनिया गांधी को उठाओ, पकड़ो और जेल में डालो, 2 मिनट में सब कबूल देंगी। ये सब कहने वाले अगर आज बेशर्मी के इंतहा पर आ गए हैं, नैतिकता की पतन की पराकाष्ठा हो गई है कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। देखिए, संवैधानिक रूप से तो कोई व्यवस्था नहीं है नेहा जी कि वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, मतलब संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है जी। मगर संविधान में यही व्यवस्था, संविधान में ये कहा बात पूरी करने दीजिए नवीन जी, बात पूरी करने दीजिए अश्विनी जी को। जी नवीन जी, यही बेशर्मी आम आदमी पार्टी के लोगों की उचित नहीं है। मैं चाहता हूं, क्षमा के साथ निवेदन कर रहा हूं, आपने बोला, मैंने आपको सुना, धैर्य से सुनिए, वरना जवाब हम लोगों को भी देना आता है। जी अश्विनी जी, तो आज जो है वो जेल से कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकते, जेल से कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बेशर्म आप ये और आपके मंत्री जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चिट्ठी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये चिट्ठी आई है। दूसरी चिट्ठी में जब राज खुलता है तो दूसरी सौरभ भारद्वाज चिट्ठी नहीं दिखाते हैं। आज उनकी पत्नी प्रकट हुई, किस हैसियत से वो उनकी कुर्सी पर बैठ रही है? एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो शपथ लेकर बैठते थे मुख्यमंत्री, उनकी कुर्सी पर बैठकर देश को संबोधित कर रही है मीडिया के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को एक बड़ा फैसला, बड़ा खुलासा करने वाले हैं शराब घोटाले पर। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि शराब घोटाला हुआ है। आज का जो वर्जन था नेहा जी, सबने सुना होगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं हाईकोर्ट के तरफ। आज हाईकोर्ट ने भी उनको कहा कि भाई बेल जो है, उन्होंने गिरफ्तारी को जायज न ठहराने के लिए वो किया था जी। तो आज हाईकोर्ट ने भी 3 तारीख तक का टाइम दिया। अब मामला न्यायालय में है, आरोपी पकड़ा गया है। अब आरोपी को निर्दोष साबित करना, दोषी साबित करना, ये कोर्ट का काम है। ये लोग कहते हैं नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला प्रथम दृष्टया हुआ है, ये लगता है। भाई अगर नहीं हुआ है लेकिन तो अश्विनी जी, अभी आरोप है ना, दोष सिद्धि नहीं हुई, अभी तो आरोप है ना। मैंने दोषी कहीं कहा ही नहीं, मैंने कहीं दोषी कहा नहीं। मैंने तो न्यायालय की बात कही कि ये घोटाला हुआ है। और हमारे विद्रोही जी यहाँ बैठे हैं, इनके दल के लोगों ने ही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये आरोप लगाया था। और आज इन्हीं के माननीय सांसद सिंधवी जी, इनका मुकदमा चाहे लोअर कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, लड़ रहे हैं। एक ब्रेक तो के लिए किस तरीके से चोर मौसेरे भाई इस समय हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और जो सबसे धूर्त भ्रष्ट नेता है वो जेल में है, वो आम आदमी पार्टी जी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं ऐसे नेताओं पर भी हैं जो अलग अलग प्रदेश में बीजेपी के साथ सत्ता में भी हैं, लेकिन वो जो है जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। दिल्ली की सरकार क्या खतरे में है? एलजी ने जो स्टेटमेंट दिया है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के खिलाफ टीका टिप्पणी हो रही है। आखिर इंडियन डेमोक्रेसी के खिलाफ जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विद्रोही सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपने नवीन जी को भी सुना, अश्विनी जी को भी सुना। कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने एक जो बात रखी है कि सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से मुख्यमंत्री
का संदेश जो है जनता के सामने रख रही हैं। पहले उस पर आपकी टिप्पणी, फिर उपराज्यपाल ने जो स्टेटमेंट दी है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलने देंगे। विद्रोही सर। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मुकुल त्रिपाठी जी को, भाई नवीन गौड़ जी को, भाई अश्विनी साई जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस मामले में दो पहलू हैं, एक है नैतिक और एक संवैधानिक। उनका जवाब देने से पहले मैं भाई अश्विनी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद मनु सिंघवी किस हैसियत से या क्यों उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। भाई अश्विनी जी, आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप दूसरों की तरफ उंगली उठा देते हो और अपने अंदर कभी झांकते नहीं हो। वकील वकील होता है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैं उनको युवावस्था में ही जानता हूं और जब से जानता हूं जब वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे और मैंने PIL पदमा मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं जाता था। आदरणीय अरुण जेटली जी, उन्होंने भोपाल गैस कांड जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, यूनियन कार्बाइड के वकील वो किस हैसियत से मुकदमा लड़ रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो अपराधियों के संरक्षक थे। और बहुत से ऐसे भाजपा के वकील हैं जो अपराधियों के भी मुकदमे लड़े हैं, आतंकवादियों के भी मुकदमे लड़े हैं, जिनमें राम जेठमलानी भी शामिल है। कोई भी वकील, चाहे वो भाजपा से संबंधित है चाहे कांग्रेस से संबंधित है, उसका पेशा है, वो केस लड़ते हैं, उसको पार्टी से जोड़ना बेकार की बात। अब आपका सवाल है संवैधानिकता का। देखिए, कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट राय रही है कि कांग्रेस के नेताओं पर कभी भी जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उन पर FIR दर्ज होती है, तो कांग्रेस ने तो वर्षों से एक परंपरा है, तो वही उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। पर भाजपा इस परंपरा को मानती नहीं। भाजपा के मंत्रियों पर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी और मोदी जी के काल में भी ऐसे अनेक मामले आए और भाजपा ने एक ही बात कही कि हम कांग्रेस नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। एक ऐसा भी मंत्री रहा है आदरणीय निहाल चंद जी, मोदी जी के पहले कार्यकाल में, जो राजस्थान हाई कोर्ट से भगोड़े थे, नॉन बेलेबल वारंट थे जिसके खिलाफ, और जिसके खिलाफ ये था कोई मिल नहीं रहा। कैबिनेट में मंत्री बैठे हैं और अब वसुंधरा जी की सरकार थी और सम्मान तामील नहीं हुए। तो ये परंपरा किसने कायम की? मोदी जी ने। नहीं, और भी नाम अजय कुमार टेनी जी का नाम लिया जा सकता है, वो मंत्री पद पर बने रहे। मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज जी प्लीज, मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं बड़ी सलीके से जी। अब ये केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, ये उनकी नैतिकता है, पर संविधान दुर्भाग्य से इस विषय में मौन है। ना तो वो ये कहता कि मैं इस्तीफा दे दो। अब दिल्ली का भी तो मामला भी बहुत उल्टा है। दिल्ली का आधा राज केंद्र का है, आधा चुनी हुई सरकार का है जी। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो सारे क्रियाकलाप लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चलाता है। अगर भाजपा को लगता है कि वो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो भाजपा किसकी इंतजार कर रही है? वो उनको बर्खास्त कर दे, उनको अधिकार है गवर्नर को, क्यों नहीं करते? आपने एक दूसरा सवाल पूछा था सुनीता जी का, सुनीता केजरीवाल जी का। वो जो आदेश दे रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो कोई मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं कर रही, वो मुख्यमंत्री निवास से कर रही है। और मुख्यमंत्री निवास में जो कुर्सी पे जिस पर वो बैठी है वो मुख्यमंत्री की कोई डेजिग्नेट कुर्सी नहीं होती। मुख्यमंत्री की डेजिग्नेट कुर्सी दिल्ली सचिवालय में होती है। मुख्यमंत्री जो गृह होता है, घर होता है, वो उसको आप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं कह सकते, संवैधानिक रूप से नहीं कह सकते। संवैधानिक से मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री का कार्यालय दिल्ली सचिवालय है। अगर वो उनकी पत्नी की हैसियत से अपने घर की एक कुर्सी पर बैठ जाती है तो आप ये कैसे कह सकती है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी? उस पर मुख्यमंत्री तो लिखा नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, उस पर मुख्यमंत्री तो लिखा नहीं। हाँ, आपने और हमने ये जरूर देखा है कि उस कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठकर भी संदेश दिया करते थे। तो आप और हम किसी भी तरह ये नहीं कह सकते
कि वो कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोई साइन प्लेट, कोई नेम प्लेट जी, उस ठीक है। कुर्सी की है। जी लेकिन क्या आपने कहा कि कांग्रेस तो एफआईआर दर्ज होने पर ही इस्तीफा दे दिया करते थे, कांग्रेस के नेता जिन पर भी आरोप लगता है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश में मोदी राज आने के बाद नैतिकता की परिभाषाएं बदल तो गई। आम आदमी पार्टी इस मामले में नैतिकता का पालन नहीं कर रही है। सोचना है, देखिए हम तो बदले नहीं है, हमारी नैतिकता की परिभाषा वही है जो नेहरू जी के टाइम से चली आ रही है कि अगर हमारे किसी नेता के खिलाफ, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो हम तो इस्तीफा दिलवाते हैं। जी। अब क्योंकि भाजपा ने नहीं दिलवाए, ना भाजपा राज्यों में दिलवाती, चाहे वर्षों से आम आदमी पार्टी भी नैतिकता का पालन नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस की बात को समझने की कोशिश की जाए ना, जी, सुन तो लीजिए ना वाजपेयी के टाइम में ऐसी नैतिकता का पालन हुआ और ना मोदी जी के टाइम में ऐसा पालन हुआ। और मोदी जी के तो गृह मंत्री आदरणीय क्या नाम अपने शाह साहब, अमित शाह, उनको जी। जब अध्यक्ष बनाया, उनके खिलाफ तो हत्या का केस चल रहा था, और वो हत्या का केस किस तरह निपटा वो भी आप जानते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे जी, रहा। मुकुल जी के पास जाना चाहूंगी मैं। तो जी ये नैतिकता की परिभाषा पार्टियों को खुद तय करनी होती है। जी जी पर लेकिन उपराज्यपाल की टिप्पणी पर आपने कोई यहाँ पर मैंने कहा ना कि अगर उपराज्यपाल जी ये कहते हैं कि भाई आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, तो दिल्ली और राज्यपालों को तो अधिकार नहीं है, पर दिल्ली के उपराज्यपाल को तो अधिकार है, वो करते सरकार पर खास, यानी उनकी टिप्पणी जो है एक्शन में बदल सकती है। जी, क्योंकि वो उन्होंने भी, देखिए आप टाइमिंग देखिए, किस टाइमिंग से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। 2 महीने बाद भी कर सकते थे, लोकसभा चुनाव के बाद। इन्होंने लोकसभा चुनाव में एडवांटेज देने के लिए किया है, ये दिखाने के लिए भ्रष्टाचारी है। अगर हिम्मत है तो कर दो बर्खास्त। जी, मुकुल जी के पास जाना चाहूंगी। डर इसलिए रहे कि बर्खास्त करते हैं तो सहानुभूति होगी, तो ये अपने ही जाल में खुद फंस गए। जी, मुकुल जी, जिस बात का इशारा विद्रोही जी कर रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि उपराज्यपाल के बयान को ऐसा ही समझना चाहिए कि पूरी तैयारी हो रही है? देखिए, बर्खास्त करने की बात, सरकार पे कोई संकट नहीं है। सरकार के पास ना विधायक कोई ऐसे हैं कि जो टूट के चले गए हो, उनके पास अच्छी खासी मेजोरिटी है और वो सरकार पे कोई संकट नहीं है। सवाल यहाँ पे हो रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जहां से बनी थी, धरना प्रदर्शन और इस सब से सड़क की पार्टी जो कहते थे, वो वही काम कर रहे हैं। वो हर चीजें बिल्कुल अलग करते हैं। उनको जो मतलब आप ये कहिए कि लोग कहते हैं संविधान में विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मानते हैं, लेकिन वो अपने एक उनकी अपनी स्पीड है, वो उसी हिसाब से चलते हैं, ट्रैक है उसी पे चलते हैं वो, और उनको अलग तरह से चीजें करने में, एक संदेश देने में मजा आता है और उससे उनको सक्सेस भी मिलती है जी। और ये जो सक्सेस चल रही है, ये सक्सेस का रेशियो भारत के इतिहास में जब से आजादी मिली है, इस पार्टी का जितना ग्राफ ऊपर बढ़ा है वो और किसी पार्टी का इतने कम समय में नहीं बढ़ा है। ये पार्टी बनी और 4-5 साल में ही सरकार बना ली, 6 साल में, और सरकार बनाने के बाद जब से केजरीवाल आए हैं तब से ये लगातार अब 2 राज्यों में विधायक बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। लेकिन जो ये कहना कि मैं जेल से सरकार चला लूंगा, ये देखिए संविधान में भले ही कुछ ना लिखा हो, राज्यपाल कुछ भी कहे, राज्यपाल संस्तुति दे सकते हैं सरकार बर्खास्तगी की, और केंद्र इस पे क्या, राष्ट्रपति अगर मान लीजिए बर्खास्त करते हैं तो आप ये सोचिए फिर दोबारा चुनाव होगा। और जो चीजें केजरीवाल ने नीचे तक पहुंचाई हैं, उसमें केजरीवाल कितने भी कम हो जाएंगे, सरकार रिपीट होगी। और कहीं इमोशनल कार्ड हुआ तो और बुरी स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर मुकुल जी, क्या केजरीवाल जेल से संदेश भेज कर क्या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन संदेशों को अगर ठीक तरीके से समझने की कोशिश की जाए, उन संदेशों में जनता के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो खुद जो है इन सब मामलों पर एक्शन ले सकते हैं। फिर जेल से संदेश भेजने के पीछे मोटिव क्या लग रहा है? जेल प्रशासन ने मना कर दिया, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं निकली है। अब आप इस पे क्या बोलेंगे? वो तो स्टेटमेंट आ गया कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। तो ये देखिए, ये इमोशनल कार्ड एक है, पावर गेम जो बीजेपी के हमारे मित्र बैठे हैं उनकी पार्टी कर रही है, और वो गेम है देखिए सब कुर्सी का। हम अपने जितने, आपको अगर इलेक्शन लड़ना, मुझको लड़ना, तो मैं अपने प्रतिद्वंदी को हर हाल में नीचा दिखाऊंगा और किसी हाल लायक नहीं छोड़ूंगा। जो कांग्रेस का हाल किया इन लोगों ने, गलत काम है, इस वक्त नहीं करना चाहिए, ये जनता भी बोल रही है। जो लोग समझ पा रहे हैं वो बोल रहे हैं,
जिन लोगों तक ये बात ही नहीं पहुंच रही, वो नहीं पहुंच पा रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है। जी, लेकिन तो लेकिन जिस तरह से आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि इनोवेटिव नए नए तरीके जो है इजाज करती रहती है, ये नया तरीका हो सकता है कि जेल से सरकार चलाकर दिखाएंगे ताकि इमोशनल कार्ड भी खेला जा सके और खुद को विक्टिमाइज जो है जनता के सामने में प्रस्तुत किया जा सके। नहीं संभव है। आप साइन कैसे कर लेंगे? डेली मुख्यमंत्री को 50 पेपरों पे साइन करना रहता है, वो कैसे कर लेंगे? आप कहाँ, आप क्या अपना ऑफिस खोलेंगे वहां पे? नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है जी। लेकिन उनका ये कहना कि मैं यहीं से करूंगा। जहां तक सुनीता केजरीवाल की बात है, हो सकता है सुनीता केजरीवाल आतिशी में अगर मान लो ज्यादा दबाव पड़ता है और सरकार मतलब बर्खास्त करने की या कैसी नौबत अगर आती है, तो वैसे मुझे नहीं लगता नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए गलत है। क्योंकि नीचे स्तर पे जितना इन्होंने सुविधाएं दे रखी है, अगर ये कितना भी नीचे जाएंगे, सरकार फिर भी इनकी बनेगी। लोकसभा की चीज अलग है, लेकिन जो दिल्ली राज्य है, उसमें केजरीवाल का एक अलग जनाधार है। उनको उसको रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और जिनके लिए वो लड़े हैं। नवीन जी के पास। नवीन जी, कहीं ना कहीं सर्वप्रथम जो आपकी पार्टी की जो जिम्मेदारी, आपकी जो सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी, वो जनता के प्रति है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में क्या गुरेज है अरविंद केजरीवाल को? वो किसी को भी जो है नेता चुन सकते हैं, किसी को भी कार्यभार सौंप सकते हैं ताकि जो जनता के हित के फैसले हैं उसमें किसी तरह से कानूनी बाधाएं ना सामने आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी इस समय जो लोकसभा का चुनाव है उसको टारगेट करती हुई आगे चल रही है, ना कि जो दिल्ली की जनता है उसकी दिक्कतों, उसकी समस्याओं पर फोकस। नवीन जी, देखिए, दिल्ली की जनता के कामों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर फोकस है, तभी बार बार ये कम्युनिकेशन आ रहा है और बार बार कम्युनिकेशन जेल के अंदर से ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं। तो दिल्ली के जो बेटे हैं, दिल्ली के जो भाई हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर वो सरकार चलाना चाह रहे हैं दिल्ली जेल के अंदर से, और अगर ये कानूनी रूप से संभव है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और अगर ये संभव नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी तो डकैतों की पार्टी है, इतने बड़े बड़े डकैत हैं, इसमें इतनी बड़ी बड़ी चोरियां ये लोग करते हैं, तो ये कर ले, इनको जो कुछ करना है, इनको जो साम दाम दंड भेद जो लगाना चाहते हैं ये लगा रहे हैं। ये चोरियां करते हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो इनको जो भी साम दाम दंड भेद जो लगाना है वो ये लगाइए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर जेल से सरकार चलाई जा सकती है, अगर संविधान इसकी अनुमति देता है, तो उसमें क्या ही समस्या है। मैं इस पे थोड़ा आना चाहता था। ये जो राजनीतिक साजिश है अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की, इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद से बुरे तरीके से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को आज ये समझ में नहीं आ रहा, ना तो इनके कार्यकर्ताओं के पास जवाब है, इनके पास तो जवाब है ही नहीं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। शरद चंद्र रेड्डी जिन्होंने बयान दिया ईडी के अंदर कि मैं केजरीवाल जी को नहीं जानता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरे उनकी कोई ट्रांजैक्शन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई बातचीत, कोई मुद्दा नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो जेल में रहते रहते 5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देते हैं। फिर और वो सरकारी गवाह बनते हैं, 55 करोड़ रुपए का फिर चंदा देते हैं और सरकारी गवाह भी बन जाते हैं। और गजब की बात आप इसमें देखिए कि सरकारी गवाह बनने के बाद उनको कमर के दर्द को लेकर जमानत भी ईडी से मिल जाती है। ये कितनी विचित्र बात है। तो इसमें आपको दोनों चीजें समझ में आएगी, प्रोसीड ऑफ क्राइम भी समझ में आएगा कि कहां से क्राइम निकला। ये जो रिश्वतखोरी करी है, जो डकैती भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है, ये इसमें साफ साफ आपको समझ में आएगा। और मनी ट्रेल भी समझ में आएगा कि मनी कहां से निकली और कहां तक पहुंची। ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। आज तक ट्रायल कोर्ट में नहीं हो, 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी को, 1.5 साल हो गया है मनीष सिसोदिया जी अंदर। आज तक शराब, जो तथाकथित शराब घोटाला चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उस पर ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया है, उस पर ट्रायल। और ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव, ये देखिए भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज इस लोकतंत्र का अपमान विदेशों द्वारा भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी पे जवाब ले लेती हूँ, अश्विनी जी से जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी जी, जर्मनी के बाद अमेरिका की भी स्टेटमेंट भारत सरकार ने आपत्ति तो जताई,
और मिशन अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख को तलब भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं किरकिरी एक इमेज को लेकर हो रही है, खास करके भारत में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी को इतनी बड़ी किरकिरी का, भारत सरकार को इतनी बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। नेहा जी देखिए, अक्सर हिंदुस्तान में बैठे हुए विदेशों के सरपरस्त लोग या उनके चाहने वाले इस तरीके किरकिरी से खुश होते हैं कि किरकिरी हो रही है। अमेरिका भ्रष्टाचार का एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें 160 देशों में 24वें नंबर पर टॉप में है। तो अमेरिका अपना भ्रष्टाचार सही करे, पहले हिंदुस्तान को बाद में देखे। जर्मनी को भी जवाब दिया गया है। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक और घटना हुई हिंदुस्तान में, तो कतर जैसे छोटे देश ने कुछ कह दिया तो उसका भी एक हवा बनाया गया था। बाद में कतर का क्या हुआ, क्या हाल हुआ, तो हिंदुस्तान के आगे कहां आया, क्या दिया, क्या लिया, वो सबने देखा है। लेकिन कुछ लोग थोड़े दिन के लिए जो पहली बरसात के मेढक की तरह खुश होते हैं, लोग ये खुश होते हैं, नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा जो देश खुश हो रहा है, और वो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बड़ा बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था बनाया है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को इतनी बढ़िया छोड़कर एक राघव चड्ढा इनके एमपी हैं, वो गए हैं दूसरे जगह आंख का ऑपरेशन कराने, और वहां वो किससे मिल रहे हैं? वो एमपी जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है, वो अपराधी 69 साल का आतंकी जो बंद है जेल में, उससे भी मिल रहे हैं। अब इसकी भी जांच होगी। ये लोग कहां कहां क्या करते हो। तो अब तो धीरे धीरे देखते रहिए कि आम आदमी पार्टी का पन्नू खुलकर कह रहा है कि 16 बिलियन हमसे लिया गया, 16 मिलियन या बिलियन क्या लिया गया है जी, हमने दिया है, और उसने हमारा काम नहीं किया है। तो ये आतंकियों से पैसा लेने वाले हैं, ये देश के खिलाफ काम करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद कहा है, यस आई एम एन अनार्किस्ट, कहा है देश में। और मुख्यमंत्री रहते हुए रिपब्लिक डे का विरोध करने वाला व्यक्ति देश के बारे में सोच सकता है? वो व्यक्ति देश के बारे में नहीं सोच सकता है। वो भ्रष्टाचार कर सकता है, वो देश को गुमराह कर सकता है। लेकिन अन्ना अश्विनी जी, आदमी को छोड़कर आपकी पार्टी पर एक चुनी हुई सरकार को साजिशन गिराने के आरोप लग रहे हैं, उसके गिराने के प्रयास के आरोप लग रहे हैं जी। मामला न्यायालय में है। हमारे पार्टी पर जो आरोप लगा रहा है, न्यायालय में जाकर जवाब दे। हमसे आपसे बढ़िया वकील न्यायालय में खड़े हैं वहां जी। क्यों नहीं जमानत करा ले रहे हैं? उनके सिसोदिया जी की क्यों नहीं जमानत संजय सिंह की हो रही है? अरविंद केजरीवाल जी की जमानत देखिए कैसे होती है कि नहीं होती है, मैं नहीं जानता जी। न्यायालय कह रहा है, न्यायालय खुद कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हमने किसी के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा नेहा जी। जी, अगर लेकिन इस वक्त लोकसभा के चुनाव है और हर एक मुद्दे पर जनता के सामने बातें, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है जी, सब बातें रख रहे हैं जनता के सामने। एकदम जनता के सामने रखें, जनता समझदार है। और आपके एक सवाल का और जवाब देता हूं। आपने टेनी मिश्रा का नाम लिया, आपने स्वयं लिया नेहा जी, इसलिए मैं कहता हूं टेनी मिश्रा ने कौन सा अपराध किया था? उनके बेटे ने किया था। उनका बेटा जेल के अंदर है। हत्या के मामले में वो भी आरोपी, हत्या के मामले में कोई आरोपी नहीं है। हत्या के मामले में आरोपी थे, वो आरोपी नहीं थे, उनके बेटे ने किया था। नहीं, उससे पहले दूसरे मामले में आरोपी थे। ने अपनी रिपोर्ट लगाई, और मैं बता रहा हूं हत्या के मामले में टेनी आरोपी थे। नहीं थे, आपके कहने से थे। आरोपी तो इस मामले में तो जो है वो भी है, सोनिया गांधी भी है, जमानत पर घूम रही है, वो दूसरे मामले में भी जमानत पर घूम रहे हैं। विद्रोही जी, आपसे समझना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसे भी, उसके लिए भी, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी बहुत बड़ी जो है एक विपत्ति है, कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप जिसके साथ सहयोग से, जिसके गठबंधन के साथ आप चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपके उम्मीदवार बहुत ही मुश्किल कैसे यहाँ पर जो है जनता के सामने मुद्दे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं टेनी को लेकर आपकी टिप्पणी समझना चाहूंगी। देखिए मैं टेनी के लेकर ये कह रहा था, भाई अश्विनी शाही को पता नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ हत्या का मामला चल रहा था 20 साल से। वो चल रहा था, वो मामला अलग था, उसको इससे क्यों जोड़ रहे हैं? अलग मामला है, अलग मामला है जी। वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। अरे ऐसे तो हम तो कह रहे हैं कि नैतिकता हो तो सोनिया गांधी जी जाए, जेल में जमा हो जाए, नेशनल हेराल्ड में जमानत हत्या का मामला तो था ना, लेकिन अलग मामला नहीं, वो अलग मामला है। जी, अच्छा, इसमें कैसे जोड़ेंगे उसको? ठीक है, उससे वो मुक्त हो चुके हैं। नहीं, कोई का मामला नहीं है। राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है, तो चाहे जमा हो जाए लोग। क्या मुक्त हो चुके हैं, आरोपों से मुक्त हो चुके हैं टेनी जी। जी आगे बढ़िए, आगे बढ़, मैं सुनने को तैयार नहीं।
एक हत्या का आरोपी देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, क्या ये नैतिक रूप से सही था क्या? मैं तो आपसे अरे भाई, नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचारी जमानत पर छोड़ रहने वाला राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे था? चलिए चलिए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, चलिए ये मुद्दा नहीं है। वो आरोपी थे, अब आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। नैतिकता है कांग्रेस में? नहीं, विद्रोही जी, विद्रोही जी आगे बढ़िए, विद्रोही जी आगे बढ़िए। नेशनल अश्विनी हेराल्ड का जी, पैसा खाए हैं, गबन किए हैं, जमानत पर हैं कोर्ट ठीक से। है अश्विनी जी, विद्रोही जी आगे बढ़िए। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कितनी किरकिरी कांग्रेस के उम्मीदवारों की। विद्रोही जी आगे बढ़िए, टेनी का मसला नहीं है जी। मैं आपने पूछा, मैंने तो कुछ जवाब दिया है। जी ठीक है, आगे बढ़िए। अब वो आरोपों से मुक्त हो चुके हैं जी। अब आइए आप दिल्ली का मामला देखिए। आप कह रही ना, ये है 100 करोड़ का जो कार्टेल का आरोप है रिश्वत का, जिस कंपनी पर, हैदराबाद की पर, जिसमें कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी ने रिश्वत ली, उसी कार्टेल कंपनी से कुछ नजर नहीं आ रहा, बहुत ही जो है व्हाइट वॉश हुआ पड़ा है, नजर नहीं आ रहा है बनाया। अच्छा कोई बात नहीं जी, नहीं आ रहा तो मजबूरी है, मैं आपको कहोगे तो वो कर दूंगा, क्या कहते हैं वो सब कर सकता हूं। उसी कंपनी से अप्रूवर बनाते ही 5 दिन के अंदर 5 करोड़ के बॉन्ड इन्होंने लिए। ये डाटा सार्वजनिक हो चुके हैं विद्रोही जी। हाँ, इस डाटा ही वही बता रहा हूँ, डाटा है भाई, वही बात तो, वो जो आपका सवाल का ही जो जवाब दे रहा हूँ ना मैं। ठीक है, और फिर वही वो बाहर आ गया। विद्रोही जी क्षमा के साथ, अगर ये सब चीजें हैं तो ये वकील आपके क्यों नहीं कहते हैं जाकर वहाँ? ठीक है यही बात है, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मुकुल जी के पास भी जाऊंगी मैं। विद्रोही जी बात पूरी कर ले, मैडम इन्हीं से सुन लीजिए, हम तो हो जाते हैं। विद्रोही जी बात पूरी कर ले, फिर मुकुल जी के पास जाना है मुझे जी। ये सुनते ही नहीं जी बात। सर आप भी नहीं सुन रहे थे, आप भी बीच में बहुत ब्रेक तक में बोल रहे थे। बोलने दीजिए विद्रोही जी को, तक में बोल रहे थे। संक्षेप में खत्म कीजिए, बात अधूरी रह जाएगी, मुकुल जी से भी समझना है जी। आपको जानकारी में तब आपसे निजी बातचीत करता था। तो नेहा जी जिस कंपनी से 35 करोड़ रुपए इन्होंने छोड़ने के बाद ले लिए, तो अगर नैतिक रूप से केजरीवाल गलत है तो नैतिक रूप से भाजपा भी गलत है। तो हम जनता को ये बात बताएंगे, और जब जनता को हम प्रमाण के साथ बताएंगे कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को, उस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ये भी बताइएगा 1600 करोड़ आप लोगों ने भी लिया जी। ठीक है ठीक है, रिश्वत ले रहे थे, ये रिश्वत ले रहे थे, तो ये अगर इनकी रिश्वत कैसे सही है और केजरीवाल की रिश्वत, और कांग्रेस के फूफा लोगों ने दिया है क्या वो 1600 करोड़? अश्विनी जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए अश्विनी जी, आपसे अनुरोध है। विद्रोही जी बात खत्म कीजिए, मुझे मुकुल जी के पास जाना है। नहीं मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, मेरे को बोलने नहीं दिया। भारत की जनता बड़ी समझदार है, और भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये साबित हो गया, 38 कॉर्पोरेट कंपनियों से इन्होंने 2004 करोड़ रुपए 3,80,000 के ठेके देकर। ठीक है, वो सब सार्वजनिक डेटा जी। लास्ट बात नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूं। और 41 कॉर्पोरेट कंपनियों पर इन्होंने ईडी सीबीआई के छापे मरवाकर 2,592 करोड़ की अवैध वसूली की। ये ऑन रिकॉर्ड। चलिए, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे को लेकर दिल्ली के उम्मीदवार जो है जनता के पास जाएंगे। सबसे बड़ा ठीक है मुकुल जी नया जी 1600 करोड़ भी बताएंगे कि इन लोगों को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, आपके उम्मीदवार बता देंगे, क्या दिया किसको, इसको भी बताएंगे उम्मीदवार बता देंगे दिल्ली के लोगों को। मुकुल जी क्या लग रहा है कि दिल्ली की सरकार जो खतरे में भी दिख रही है, और लेकिन सीएम केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में अभी जो प्राइमा फेसी लग रहा है आपको, मैं समझना चाहूंगी कि दिल्ली की जो जनता है उनकी मनोस्थिति क्या है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है दिल्ली की पब्लिक, और जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो बीजेपी पर भरोसा जताती है। तो बीजेपी क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में आत्मविश्वास की कमी है कि ये सब जो कार्रवाइयां हो रही है, जैसा कहा जा रहा है कि इस समय को क्यों चुना गया खास तौर पर? मुकुल जी देखिए, कोई भी पार्टी होती है जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का है, वो जो एक कदम आगे की चाल चलता है, अगर उनके खिलाफ कोई चीज चल रही है तो उससे बड़ी चीज सामने ले आते हैं।
तो सुबह सुबह आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का आया था, शाम को केजरीवाल का वो गिरफ्तार अरेस्ट हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि इलेक्टोरल, आज हम किस बात पे बात कर रहे हैं? आज हम बात किस पे कर रहे हैं? केजरीवाल की। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, क्या इतनी चर्चा हुई थी? नहीं। क्यों नहीं हुई थी? इसलिए नहीं हुई थी कि हेमंत सोरेन का कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, वो शांत हो गए। यहाँ पे क्या है, दिल्ली का मामला है। दिल्ली देश की राजधानी है जी। और जिस तरह के आरोप, उनका भी पैसा बरामद हुआ था, यहाँ पैसा भी बरामद नहीं हुआ। अब पैसा बरामद हुए, आरोपों पे पूरा अभी केस चल रहा है कि मैंने कह दिया कि आपको पैसा लिया है और आप गिरफ्तार हो गए जी। मैं जमानत पे आ गया, पीठ में दर्द होता है और शरद को बेल दे दी जाती है जी। तो चीजें देखिए, जनता अब जान रही है। ओवरऑल जो थिंक टैंकर बीजेपी का भी सोच समझ के काम कर रहा है। आप इतने ही स्ट्रॉन्ग होते तो मैं पूछना चाहूंगा कि 6 आपने 7 आपके सांसद थे वहां पे, आपने 6 सांसद क्यों बदले? उसके पीछे वजह क्या थी? तो देखिए, बीजेपी दिल्ली में जो जनता है, 2 तबके, ये अमीर है, मीडियोकर्स कम है, और या तो बहुत गरीब है जो ठेला और ये सब चलाते हैं, या बहुत हाई क्लास है। तो हाई क्लास इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। बहुत सारे आज के यंग जनरेशन ऐसी है जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, वो फैक्ट्स पे जाते हैं। वो फैक्ट्स पे जाते हैं, वो उसकी पूरी नॉलेज रखते हैं कि कौन मेन आरोपी था, किसने आरोप लगाए, कांग्रेस ने आरोप लगाए आप पे, आज दोनों लोग साथ में बैठे हैं और बीजेपी मजा ले रही जी। और बीजेपी इस तरह से मजा ले रही है कि बीजेपी को मालूम है कि एक शगुफा छोड़ दो, ये उसी में आपस में उलझ जाएंगे जी। देखिए, पहले केजरीवाल वाला हुआ, फिर उसके बाद 400 पार, अब की बार 400 पार। अब पब्लिक ये इस पे लग गई कि 400 आएगा कि नहीं आएगा, और सब लोग उसी पे बहस करने लगे। 400 पार वाला ठंडा हुआ तो उसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आया जी। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है तो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। अब इसका सीक्वेंस बढ़ाइए। आज की डेट में लोकल लेवल पे अगर विधानसभा की स्थिति बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनकी छवि कई जगहों पे ऐसी, जो मुझे सूचना दिल्ली की है, कि शायद बीजेपी को अच्छी टक्कर दे पाए। जीते हारे अलग बात है, लेकिन जो नए प्रत्याशी खड़े हैं उसमें तो सुषमा स्वराज की जो बेटी है, उन तक की बात हो रही है कि उनको तो हम जानते ही नहीं है, और पब्लिक बोल रही है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। इनके अच्छे अगर वाले कैंडिडेट उतारते हैं तो जनता, देखिए, जनता ही लास्ट में बीजेपी या आम आदमी पार्टी किसी एक को तो चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी। तो वो सोच समझ के, जितनी पढ़ी लिखी जनता दिल्ली की है उतनी शायद कहीं और इतना। लेकिन इसमें कांग्रेस की स्थिति, जो कि कथित शराब घोटाले को लेकर विरोध करती रही, इस मसले को उठाती रही है, ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास तो ये मुद्दा ही नहीं बचा। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बचा है। दिल्ली की पब्लिक की बात अगर की जाए तो देखिए, जिस तरह से मोदी जी का शासन चल रहा है, मोदी जी डबल इंजन की सरकार कैसे चलाते हैं। मोदी जी योगी जी के ऊपर भी बैठे हैं, यहाँ पे भी योगी जी से तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप राजस्थान ले लीजिए, आप एमपी ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, मैक्सिमम मोदी जी ही। कौन है चीफ मिनिस्टर? तो उस चीफ मिनिस्टर का नाम लोग बाद में जानेंगे जो मोदी जी चला रहे हैं। तो कहीं भी अगर बीजेपी की स्टेट वाइज सरकार है तो नाम मोदी जी का ही है जी। तो मोदी जी का अब ये लग रहा है कि दिल्ली में रह के हम दिल्ली को अगर अपने कंट्रोल में नहीं करते हैं तो चीजें काफी एक रहता है कि हमें ये भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। विद्रोही सर, आपका भी बहुत बहुत नमन, और अश्विनी सर आपका भी, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने कीमती वक्त निकाला। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप फीडबैक अवश्य भेजते रहिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।